हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज प्रसारण दाब मापने की वर्कले एवं हार्टले विधि का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे आज प्रसारण दाब मापने की वर्कले एवं हार्टले विधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रसारण दाब को जानना जरूरी है। प्रसारण दाब से पहले प्रसारण क्या है? यानी प्रसारण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक गति करती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं। जैसे एक पात्र ले लेते हैं, इसमें बीच में आर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है? आर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, आर्ध पारगम्य झिल्ली किसको कहेंगे? ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण गति करते हैं तथा विलेय के कण गति नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं? आर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इधर विलायक है ए और इधर विलयन ए बी। ठीक है, जब विलायक है, विलायक यानी इधर से गति करेगा, इधर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब गति करेगा तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रसारण कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रसारण कहेंगे। यदि हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं और इस गति को, प्रसारण की क्रिया को जब हम पिस्टन के द्वारा दाब लगाकर अगर हम रोक देते हैं, ठीक है, जब ये घटना जब होते रहेगी, प्रसारण की जब घटना होते रहता है, उस समय जब हम उस पर अगर हम दाब लगा देते हैं तो उस दाब को क्या कहेंगे? प्रसारण दाब। क्या कहेंगे? प्रसारण दाब कहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विधि जो है वर्कले एवं हार्टले विधि। प्रसारण दाब को मापने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि वर्कले एवं हार्टले विधि। वर्कले एवं हार्टले विधि का सबसे पहले हम उपकरण बनाते हैं। मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाते जाएंगे। सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। इसमें सेलिंग लगा देते हैं, तो कार भी बोल सकते हैं प्रकार से। ठीक है, अब ये जो हो गया सबसे अंदर का पाइप यानी नली। ठीक है, इसमें इस टाइप से दो प्रकार का, एक छोटा नली होगा और एक बड़ा। ठीक है, तो सबसे अंदर का जो ट्यूब है यानी नली है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। सबसे अंदर का कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब इसके बाहर में समकेंद्रित नली बनाएंगे, एक के ऊपर एक, जिसको समकेंद्रित नली कहते हैं, जो एक के ऊपर एक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना दिए। बनाने के बाद में इसमें इधर से भी ऐसे बनाते जाएंगे। इस शेप का बनाएंगे।
या थोड़ा इस शेप का बनाएंगे। उसी प्रकार नीचे भी यहाँ ऐसे बना देंगे। ये सबसे अंदर में कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक वर्ग में झिल्ली, इसको लिख सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का, इसका सूत्र Cu2 कोष्टक में Fe छोटा कोष्टक में Cl6 बड़ा कोष्टक पर का रासायनिक अर्धपारग झिल्ली, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है। ठीक है, अब इस रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके ऊपर से एक बड़ी नली होता है। जैसे हम यहाँ पर मैं बताया हूँ, ये छोटा वाला नली जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता, उसके बाहर से और एक नली होता, ये गन मेटल का बना हुआ समकेंद्रित नली है। इसको क्या कहते हैं? गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल का समकेंद्रित नली, समकेंद्रित नली। ठीक है, अब यहाँ पर एक दाब मापी लगा रहेगा। यहाँ पर ही दाब मापी लगा रहता है। इसको बोलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर दाब मापी। और यहाँ पिस्टन बना लगा रहता है, इसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं? पिस्टन। अब इसी रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली के बाईं ओर इधर हम लोग लगाएंगे एक केशिका नली। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, उसमें एक पतली ट्यूब होता है। थर्मामीटर के अंदर एक पतली ट्यूब होता है। इसको ऐसे बना देंगे। ये हो गया आपका केश नलिका। क्या कहते हैं इसको? केश नलिका। केश नलिका, ये हो गया आपका केश नलिका। अब पिस्टन हो गया, दाब मापी। अब राइट साइड में टोटीदार कीप लगाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में टोटीदार कीप।
जो कि आपका चोटीदार ठीक रहेगा। इसमें एक वाल लगा देते हैं यहाँ पर, जिसको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इस टाइप का। वाल है, ठीक है, इसको हम खोल सकते हैं और बंद भी करेंगे। इसको लिख देते हैं त्रुटियुक्त कीप, त्रुटियुक्त कीप। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से इसमें बिलियन भरेंगे। इसमें बिलियन रहेगा, ये हो गया बिलियन। और इस चोटीदार कीप के द्वारा हम इसमें विलायक भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं बिलियन, और इसके नीचे विलायक रहेगा यहाँ बीच में, और यहाँ भी बिलियन। ये विलायक है, इन्हें शुद्ध जल। ये आपका उपकरण, सबसे पहले कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध में झिल्ली बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद घन मेटल का समकेंद्रित नली, जो ऊपर और नीचे जो होता है उसको समकेंद्रित कहते हैं, समकेंद्रित नली बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका पिस्टन लगा देंगे, ठीक, और यहाँ दाब मापी रहेगा, ठीक है, यहाँ दाब मापी। और रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली के दाईं ओर चोटीदार यानी चोटीयुक्त कीप लगा देंगे, और बाईं ओर केस नलिका लगा देंगे। ये तो आपका उपकरण हो गया। सबसे पहले इसका जो सिद्धांत होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर जो रहेगा, क्या रहेगा? सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। फिर उपकरण की संरचना, उपकरण की संरचना। उसके बाद में तीसरा नंबर में क्रियाविधि, क्रियाविधि। ये तीन चीज इस प्रसारण दाब को मापने की वर्कले एवं हार्टली विधि में तीन चीज लिखना है। एक तो उपकरण बनाना है, चित्र बनाना है, उसका सिद्धांत लिखना है, उसके बाद में उपकरण की संरचना, फिर क्रियाविधि, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत देखते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विलयन का प्रसारण दाब, ठीक है, किसी विलयन का प्रसारण दाब विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किए गए विलायक व विलयन के मध्य प्रसारण की क्रिया को रोक देता है। किसके मध्य? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किए गए विलायक व विलयन के मध्य प्रसारण की क्रिया को क्या करता है? रोक देता है। ये तो आपका सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रसारण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए आवश्यक दाब, प्रसारण दाब, ठीक है, आवश्यक दाब, प्रसारण दाब, ठीक है। ये आपका सिद्धांत हो गया। अब आता है उपकरण की संरचना। दूसरा नंबर में उपकरण की संरचना आपको लिखना है। उपकरण की संरचना, आप जो चीज चित्र में बनाए हो उसी चीज के बारे में लिखना है, ठीक है, उसी के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। यानी संरचना में क्या लिखेंगे? एक
एक कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक नली या ट्यूब होती है। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक अर्ध का पारगम्य झिल्ली, किसका बना होता है? कॉपर फेरोसाइनाइड का। ठीक है, यानी एक कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक नली और ट्यूब होती है। ट्यूब के एक सिरे पर टोटीदार क्या लगा दिए? टोटीदार कीप लगी होती है, और दूसरे सिरे पर क्या लगा होता है? केशिका नली यानी केश नलिका लगी होती है। दूसरे सिरे पर केश नलिका लगी होती है। ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है समकेंद्रित घन मेटल, ठीक है, समकेंद्रित घन मेटल से बनी हुई, ये समकेंद्रित घन मेटल से बनी हुई समकेंद्रित नलिका के मध्य स्थित होती है। कौन? कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली किसके मध्य स्थित होती है? समकेंद्रित घन मेटल से बनी हुई समकेंद्रित नलिका के मध्य स्थित होता है। और समकेंद्रित नली पर एक स्थान पर क्या लगा होता है? पिस्टन युक्त सिलेंडर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा है? पिस्टन युक्त सिलेंडर लगा होता है तथा एक दाब मापी लगी होती है, लगी होती है। ये आपका हो गया उपकरण की संरचना के बारे में। अब जो चीज बनाया है उसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसका क्रिया विधि को देखते हैं। इसका क्रिया विधि को देखें। अब यहाँ पर हमको सर्वप्रथम क्या करना है? क्रिया विधि में सर्वप्रथम बाहरी नली में विलयन, ये हो गया आपका बाहरी नली, इसमें क्या भरना है? विलयन। व भीतरी नली, ये हो गया आपका भीतरी नली। भीतरी नली में टोटीदार, ठीक है, टोटीदार कीप की सहायता से इधर से क्या भरेंगे? विलायक। टोटीदार इस नली की सहायता से यानी कीप की सहायता से हम क्या भरेंगे? विलायक इसमें भर दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात यहाँ पर प्रसरण की क्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रसरण में क्या होता है? विलायक के कण किधर गति करता है? विलयन की ओर गति करेगा। विलायक के कण कहाँ गति करेगा? विलयन की ओर गति करता है। ये हो गया आपका विलयन, इधर विलयन इधर भी विलयन है। ठीक है, तो विलायक के कण जो है उस समय पश्चात विलयन की ओर क्या करता है? जाने लगता है, यानी गति करता है। और केशिका नली में विलायक का तल घटने या नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर जब विलायक के कण विलयन की ओर गति करेगा तो यहाँ पर जिस समय हम टोटीदार कीप के द्वारा विलायक को जब हम यहाँ पर भरे तो उसका लेवल जो था, उसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, यानी यहाँ पर हम बना देते हैं संकेतक। ठीक है, संकेतक। जब ये प्रसरण की क्रिया होगा उस समय इसका जो प्रारंभिक बिंदु का जो लेवल होता है, संकेतक होता है, उससे ये क्या होगा? नीचे गिरने लगेगा। क्या होगा? ये घटने लगेगा। इसका जो तल होता है ये घटने लगेगा या नीचे गिरने लगता है। ठीक है, उस समय हम क्या करते हैं? पिस्टन के द्वारा प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए इतना दाब लगाते हैं। यहाँ पर जो पिस्टन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए यहाँ पर हम दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। और इतना दाब उसमें लगाया जाता है कि प्रसरण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, प्रसरण की क्रिया रुक जाए और
केशिका नली में जो संकेतक जो तल लगा होता है, अपना जो प्रारंभिक बिंदु होता है उस पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, उस पर क्या होगा, ये पहुंच जाएगा। जब ये प्रसरण की क्रिया होता है उस समय इसका जो लेवल होता है वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, इसके पहले हम क्या करते हैं, विलायक को एटोपीदार नली के द्वारा भर देते हैं। भरने के बाद मान लीजिए यहाँ पर इसका संकेत है, ठीक है, इसका लेवल है। जब ये प्रसरण क्रिया होता है तो ये लेवल क्या है, इसका जो तल है वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरता है उस समय हम क्या करते हैं, पिस्टन के द्वारा दाब लगाते हैं। इतना दाब लगाते हैं कि इसका जो तल होता है वो प्रारंभिक बिंदु के बराबर हो जाता है। ठीक है, उस समय पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को ही हम किसके द्वारा मापेंगे, इस दाब मापी के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, इस दाब मापी के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है, और यही जो दाब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रसरण दाब। क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। एक बार और ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बाहरी नली में क्या भर देते हैं, यहाँ से विलयन भर देते हैं और ये जो अंदर का जो नली होता है, भीतरी नली जो होता है, उसको टोटीदार कीट की सहायता से इसमें इधर से विलायक को भर देते हैं। और इसका जो विलायक जब हम भरते हैं तो यहाँ एक संकेतक लगा देते हैं, यानी कि इसका जो तल होता है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात इसमें प्रसरण की क्रिया होता है, विलायक के कण जो है विलयन की ओर गति करने लगता है। तो यहाँ पर जो तल होता है, इसका लेवल जो होता है ये गिरने लगता है। ठीक है, तो गिरने लगता है उस समय हम पिस्टन के द्वारा क्या करते हैं, इसमें दाब लगाते हैं। पिस्टन के द्वारा क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। और प्रसरण की क्रिया जब हम दाब लगाते हैं उस समय प्रसरण की क्रिया रुक जाता है और केशिका नली में जो तल होता है अपने प्रारंभिक बिंदु पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। जब इधर से हम दाब लगाएंगे तो इसका लेवल नीचे गिरे रहेगा, जब इधर से दाब लगाएंगे तो अपना प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उस समय पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को हम दाब मापी के द्वारा यहाँ पर माप लेते हैं। जो पिस्टन के द्वारा जो दाब लगाते हैं उसको दाब मापी के द्वारा माप लिया जाता है। यही दाब क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। यही दाब क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका लाभ देखिए। प्रसरण की दाब को मापने के लिए पहला नंबर, इसमें समय जो है कम लगता है, पहला इसका लाभ होता है। इसके बाद इसका चौथा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका लाभ। ठीक है, लाभ। तो प्रसरण दाब में जो माप ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है, वर्कले और हार्टले विधि में समय कम लगता है। ये पहला लाभ हो गया। दूसरा नंबर क्या है, विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये जो विलयन है इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सही प्रसरण दाब ज्ञात होता है। इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है जिसके कारण में सही प्रसरण दाब ज्ञात होता है। ये दूसरा नंबर इसका लाभ हो गया। तीसरा नंबर जो लाभ है ये जो है, तीसरा नंबर साम्य दाब लगती है जिसके कारण पारगम्य झिल्ली में कोई क्षति नहीं होती। ठीक है, साम्य दाब लगता है इसमें, इसके कारण जो पारगम्य झिल्ली होता है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड का रासायनिक पारगम्य झिल्ली होता है, इस पर कोई क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है, इस पर कोई क्षति नहीं पहुंचता है। ये तीन लाभ इसका हो गया। तो इस प्रकार से प्रसरण दाब मापने की वर्कले एवं हार्टले विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका
तो जैसे जैसे चित्र बनाए उसी प्रकार से बनाते जाएंगे और नोट्स इसका बना लेंगे। सबसे पहले सिद्धांत लिखने हैं, फिर संरचना, उसके बाद क्रियाविधि, उसके बाद लाभ। ठीक है, यानी चित्र बनाना जरूरी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ।